नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने जाना था कि हमारी दंड विधि का या क्रिमिनल लॉ जो है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई और उससे पहले दंड की क्या व्यवस्था थी। अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में मैंने लिंक डाल दिया है, आप लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने आती है इंडियन पिनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता। पहले हम बात कर लेते हैं आईपीसी की परिभाषा के बारे में, यानी कि भारतीय दंड संहिता क्या है। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि भारत की कानून व्यवस्था का इतिहास ब्रिटिश शासन से जुड़ा हुआ है और इसमें भारतीय दंड संहिता भी शामिल है। और ऐसा माना जाता है कि भारतीय दंड संहिता की उत्पत्ति 1860 में ब्रिटिश लॉ जब भारत में पूर्ण रूप से लागू हो चुका था तब हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय दंड संहिता का मसौदा या ड्राफ्ट तैयार करने से पहले भारत में मुस्लिम कानून प्रभावी था जो हिंदू और मुसलमान दोनों पर लागू होता था। उसके बाद 1833 में जारी हुए एक चार्टर अधिनियम के तहत मैकाले ने साल 1834 में भारतीय दंड संहिता का ड्राफ्ट तैयार किया था, जिसे 1837 में भारत के गवर्नर जनरल काउंसिल के सामने प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद इसमें अमेंडमेंट्स की गई थी और उन अमेंडमेंट्स के बाद 6 अक्टूबर 1860 को इसे पारित कर दिया गया था और 1 जनवरी 1862 से भारतीय दंड संहिता को लागू कर दिया गया था। हालांकि 1940 के दशक तक यह कानून उन रियासतों पर लागू नहीं होता था जिनकी अपनी अदालतें और अपनी कानून व्यवस्थाएं थी। उसके बाद साल 1971 में अपनी 42वीं रिपोर्ट में विधि आयोग ने आईपीसी में अमेंडमेंट्स करने का प्रस्ताव दिया और इसमें कई बदलाव किए भी गए। 6 सितंबर 2018 को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता यानी होमोसेक्सुअलिटी को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया, जो कि आईपीसी के सेक्शन 377 के तहत अपराध था। इसके बाद इसी तरह 27 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से धारा 497, जो कि आमतौर पर व्यभिचार या अडल्ट्री के रूप में जानी जाती है, उसको भी निरस्त करने का फैसला सुनाया। उसके बाद 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर में जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 लागू हुआ और इसने राज्य की रणबीर दंड संहिता की जगह ले ली। भारतीय दंड संहिता में मूल कानूनों का समावेश किया गया है। मूल कानून या सब्सटेंटिव लॉ यानी कानूनों का वो समूह जो ये नियंत्रित करता है कि किसी समाज के सदस्यों को कैसा व्यवहार करना है। इसके अलावा मूल कानून ही एक नागरिक के अधिकारों और जिम्मेदारियों को परिभाषित करने का भी काम करता है। इसके बाद प्रतिक्रियात्मक कानून आते हैं जिनका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कानून प्रक्रिया में निष्पक्ष न्याय और उसकी निरंतरता बनी रहे। मोटा मोटा एक बार फिर से सुन लीजिए। संहिता का नाम है भारतीय दंड संहिता 1860। लॉर्ड कैनिंग उस समय के गवर्नर जनरल थे। ड्राफ्ट को काउंसिल ने 6 अक्टूबर 1860 को मंजूरी दी और 1 जनवरी 1860 को पूरे भारत में लागू हुआ। जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं थी, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर पर भी यह संहिता लागू कर दी गई। भारतीय दंड संहिता में कुल 511 धाराएं हैं और 23 चैप्टर हैं। आर्टिकल 372 के तहत इसको वैलिड किया गया है। प्रथम विधि आयोग ने इसका 1834 में ड्राफ्ट पेश किया था, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे और सदस्य मैकलॉर्ड, एडरसन और मिलेट थे। ड्राफ्ट लॉर्ड मैकाले ने तैयार किया था और इसका पहला संशोधन साल 1870 में हुआ था और वर्तमान संशोधन 2018 में किया गया है। भारतीय दंड संहिता में सबसे अधिक दंड सेक्शन 302 के तहत निर्धारित किया गया है, जो कि मृत्युदंड है, और सबसे कम दंड 24 घंटे का सादा कारावास सेक्शन 510 के तहत निर्धारित किया गया है। भारतीय दंड संहिता में 23 चैप्टर और 511 सेक्शन है, जिन्हें मोटे तौर पर 4 भागों में बांटा गया है। चैप्टर 1 से 5 में सीमा, परिभाषा, दायित्व के सिद्धांत आदि से संबंधित सामान्य मामलों की परिभाषा दी गई है, प्रोविजन किए गए हैं। चैप्टर 6 से 15 में व्यक्तियों और राज्यों के बीच सार्वजनिक मामलों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। चैप्टर 16 से 22 में मुख्य रूप से राज्य के अलावा व्यक्तियों या कानूनी संस्थाओं के खिलाफ व्यक्तियों द्वारा किए गए आपराधिक अपराधों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। चैप्टर 23 में प्रकृति में अवशिष्ट अपराध करने के प्रयास के लिए सजा के सिद्धांतों की स्थापना, जहां कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं किया गया है, जैसे कुछ जरूरी प्रावधान किए गए हैं। भारतीय दंड संहिता में भारतीय न्यायालयों के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। संहिता के तहत कोर्ट्स को 2 तरह के क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं। पहला है
प्रादेशिक क्षेत्राधिकार जिसके लिए सेक्शन 3 और 4 में प्रोविजन किए गए हैं, और आंतरिक और बाहरी क्षेत्रों के क्षेत्राधिकार दिए गए हैं। इसके अलावा सेक्शन 2 के तहत व्यक्तिक क्षेत्राधिकार दिए गए हैं, जिसमें भारत की सीमा के अंदर भारतीय नागरिक और विदेशी नागरिकों द्वारा किए गए अपराधों को लेकर प्रावधान किए गए हैं। यहाँ भारतीय परिसीमा के तहत रजिस्ट्रीकृत पोत, वायुयान, भारत की समुद्री सीमा जो कि 200 नॉटिकल मील की है, और वायुमंडल का क्षेत्र आता है। हालांकि मार्शल लॉ में ये अधिकार लागू नहीं होते हैं। इसके बाद बात आती है ऑफेंस और क्राइम की। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये दोनों अलग अलग होते हैं। हर क्राइम एक ऑफेंस हो सकता है, लेकिन हर ऑफेंस क्राइम हो ये जरूरी नहीं होता। अपराध को सेक्शन 40 में परिभाषित किया गया है और दंड का प्रावधान भी इसी सेक्शन के तहत किया गया है। बेसिकली अपराध ऐसा कोई काम करना या करने में असफल होना अपराध माना जाता है जिससे आपराधिक कानून का उल्लंघन होता है। ऐसा आचरण करने पर जुर्माना, कैद और मृत्युदंड जैसी सजा दी जा सकती है ताकि आगे ऐसे अपराध ना हो। अपराध का अर्थ ऐसे समाज विरोधी आचरण से है जिससे जन भावनाओं को वो चोट पहुंचती है जिसकी कानून इजाजत नहीं देता है। अगर अपराध के आवश्यक तत्व या एसेंशियल एलिमेंट्स की बात करें तो अपराध में विधानमंडल द्वारा प्रतिषिद्ध कार्य या किसी प्रतिषिद्ध कार्य का किया जाना शामिल है। उस प्रतिषिद्ध कार्य का किसी मनुष्य द्वारा किया जाना और वो कार्य किसी दुराशय से किया जाना। इसके बाद उस कार्य और दुराशय में कार्य और कारण का संबंध होना, और ऐसे कार्य द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को क्षति होना और उसी क्षति के हिसाब से दंड की व्यवस्था होना। आसान शब्दों में कहें तो कोई भी अपराध घटित होने के लिए एक व्यक्ति का होना जरूरी होता है जिसने अपराध किया हो, क्योंकि तभी उसे कानूनी रूप से उस अपराध के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। यहाँ पर व्यक्ति शब्द किसी मनुष्य, कंपनी या प्रतिष्ठान के लिए भी प्रयोग किया गया है, फिर चाहे वो रजिस्टर्ड हो या ना हो। इसके बाद किसी भी अपराध के लिए दूसरा आवश्यक तत्व है दुराशय या इंटेंशन। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि किसी भी व्यक्ति को किसी आपराधिक कार्य के लिए तब तक दंडित नहीं किया जा सकता जब तक कि उसका आशय उस अपराध को करने का ना हो। इतिहासकारों ने आपराधिक कार्य को लेकर भी यही कहा है कि मात्र कार्य किसी को दोषी नहीं बनाता जब तक कि उसका मन दोषी ना हो। किसी भी अपराध के लिए कार्य के साथ साथ उसका आशय भी होना चाहिए, और आशय को लेकर इतिहासकारों ने कहा है कि मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य मेरा नहीं है। अब कोई आपकी खोपड़ी पर बंदूक रखकर कहे कि चल तू उसको धक्का दे दे, तो कमेंट करके बताओ कि दोषी कौन है। कार्य को लेकर केनी ने कहा है कि आपराधिक कृत्य मानव आचरण का वो परिणाम है जिसे विधि द्वारा निषिद्ध किया गया है और या विधि निषिद्ध करना चाहती है, या लोपित कार्य निश्चित विधि द्वारा निषिद्ध या आदेशित होना चाहिए। रसेल के अनुसार आपराधिक कृत्य मानव आचरण का भौतिक परिणाम है। इसके बाद चौथा तत्व आता है क्षति या इंजरी। किसी भी अपराध का आखिरी आवश्यक तत्व होता है क्षति कारित होना। क्षति शब्द उन सभी प्रकार की अपहानि का द्योतक है जो किसी के शरीर, मन, ख्याति या संपत्ति को अवैध रूप से कार्य करते हुए पहुंचाई गई हो। कुल मिलाकर कोई कार्य अपराध तभी हो सकता है जब उसमें ये चारों तत्व विद्यमान हो। अगर इन चारों तत्वों में से एक भी तत्व अनुपस्थित है तो वो अपराध नहीं हो सकता। तो दोस्तों ये थी भारतीय दंड संहिता के इतिहास, संहिता के ड्राफ्ट और संहिता के तहत अपराध और उसके एसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में एक ब्रीफ वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को ये आसान सी जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। नमस्कार।